नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 8 मार्च 2024 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। सबसे पहले कोट देखिए। देखो, जब कोई महिला अपने लिए खड़ी होती है ना, अपने साथ हो रही डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करती है, तो वो सिर्फ अपने राइट्स को नहीं मांग रही होती, वो सिर्फ अपने हकों के लिए नहीं खड़ी होती, वो बाकी सभी महिलाओं के लिए भी खड़ी होती है। कैसे? ये कोट कैसे सच है? आप एग्जाम्पल देखिए। एक ऐसा एरिया जिसमें रहता है एक ऐसा परिवार जहां पे महिलाओं की जल्दी शादी कर दी जाती है, लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेजा जाता, मन होता है बच्चियों का लेकिन शादी कर दी जाती है 12th पास होने के बाद। लेकिन तभी उस परिवार में एक बच्ची बोलती है कि नहीं, अपने राइट्स को असर्ट करती है कि मुझे पढ़ना है, मैं डिग्री करना चाहती हूं, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। उसकी बात को नहीं माना जाता, लेकिन वो बच्ची लड़ती है अपने साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। आखिरकार परिवार वाले मान जाते हैं। लेकिन जब उस बच्ची ने ऐसा किया तो सोच के देखिए, आने वाले दिनों में उस परिवार में दूसरी बच्चियां भी, जब दूसरी लड़कियां ऐसा बोलेंगी ना कि हमें भी पढ़ना है, तो उनके लिए भी रास्ते खुल गए हैं। समझे? तो इस वजह से जब कोई महिला अपने लिए आवाज उठाती है ना, एक प्रकार से वो कल्चरल बैरियर को तोड़ती है, वो रास्ता क्लियर करती है और बहुत सारी लड़कियों के लिए और बहुत सारी महिलाओं के लिए वो एक इंस्पिरेशन का काम करती है, वो एक चिंगारी का काम करती है, जिसको आने वाले दिनों में, जिसकी वजह से बहुत सारी दूसरी महिलाएं भी मोटिवेट होती हैं। देखो, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सुबह मैं माफ़ी भी चाहता हूँ आपसे कि ना, सुबह मुखर्जी नगर में एक सेशन था, तो उसकी वजह से लेट हो गए, वहाँ जाना पड़ा सुबह सुबह, और उसकी वजह से एडिटोरियल डिस्कशन बन नहीं इसका। और वहाँ से आते ही सीधा मैंने ये डिस्कशन तैयार किया, तो सॉरी, लेट हो गए आज। लेकिन देखो, एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। पिछले साल की बात है, पिछले साल ना 8 मार्च को एक वीडियो मैंने बनाई थी, स्ट्रगल ऑफ एवरी फीमेल सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट। आप में से जो लड़कियां तैयारी कर रही हैं ना, देखो, मुझे पता है वैसे तो लड़के भी चैलेंजेस फेस करते ही हैं। सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, दोनों ही चैलेंजेस फेस करते हैं। बट लड़कियों के जो चैलेंज है ना, वो अलग किस्म के हैं। तो ये सब, इन सब इश्यूज़ पे मैंने बात की थी, 1 साल पहले की बात है। अपना दूसरा जो चैनल है ना, सुमित वाला, मैं नीचे वीडियो के नीचे लिंक भी डाल दूंगा, आप इस वीडियो को देख सकते हो। ये भी पिछले साल 8 मार्च को हमने डिस्कस किया था, स्ट्रगल ऑफ एवरी फीमेल सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट। तो आज की डेट 8 मार्च है, जैसा कि आपको पता ही है। 3 इश्यूज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, साउथ चाइना सी में फिलीपींस और चाइना के बीच में जबरदस्त टेंशंस पैदा हो गई हैं, किस इशू को लेके, वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई फॉर्मर फॉरेस्ट मिनिस्टर और एक डीएफओ को कि आपने क्या सोच के कॉर्बेट नेशनल पार्क में पेड़ गिरा दिए टाइगर सफारी के लिए। क्या इशू है? टाइगर सफारीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नेशनल पार्क्स में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में होनी चाहिए तो कैसे होनी चाहिए, सब डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आर्टिकल, लेबर फोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन कैसे इंक्रीज किया जाए। तो काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, साउथ चाइना सी में एक तरफ फिलीपींस और दूसरी तरफ चाइना, दोनों के बीच में जबरदस्त टेंशंस क्रिएट हो गई हैं। आप देखो, सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखिए आप जल्दी से। ये जो लाल रंग की लाइन आप देख रहे हो ना, चाइना पहले इस लाइन को बोला करता था 9 डैश लाइन, बट अब चाइना ने ऊपर 1 डैश और इंक्रीज कर दिया है और चाइना इस लाइन को बोलने लगा है 10 डैश लाइन। 10 डैश लाइन की सिग्निफिकेंस देखो इसलिए है, चाइना कहता है इस 10 डैश लाइन के अंतर्गत, आप ये और ज्यादा क्लियर मैप देखिए, चाइना कहता है इस 10 डैश लाइन के अंतर्गत ये जितने भी आइलैंड्स हैं, जितने भी सोल्स हैं, सब पर हमारी सोवरेनिटी है। जबकि चाइना का जो ये क्लेम है ना, ये इंटरनेशनल रूल्स के अगेंस्ट है। जैसे इंटरनेशनल रूल्स ये कहते हैं, हर एक देश का एक ईईजेड होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। चाइना से 200 किलोमीटर तक का एरिया है ना,
वहां पे चाइना रिसोर्सेज वगैरह को एक्सप्लोर कर सकता है, लेकिन इतनी दूर आके ये पूरा एरिया पे चाइना अपना क्लेम करता है, जो कि देखो गलत है। चाइना कहता है हिस्टोरिकली ऐसा ही होता आया है, इसीलिए इस सी का नाम हमारे देश के ऊपर है, साउथ चाइना सी। तो हिस्टोरिकली हम इन सभी आइलैंड्स पर, इस पूरे एरिया पे अपना क्लेम एक्सरसाइज करते हुए आए हैं। तो अभी भी इस 9 डैश लाइन के अंदर जितने भी आइलैंड्स हैं उन पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। बट देखो अब फिलीपींस देखिए, फिलीपींस का ये आइलैंड है पालावन। ये जो आप देख रहे हो ना, मैं एक बार हाइलाइटर यूज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये फिलीपींस का आइलैंड है पालावन। अब इससे ना काफी नजदीक यहां पे है स्पार्टली आइलैंड्स, जिनको लेके डिस्प्यूट है। चाइना कहता है ये 10 डैश लाइन के अंतर्गत है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हमारी सोवरेनिटी, जबकि फिलीपींस कहता है ये हमारे EEZ में आता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। अब विवाद जो हुआ है ना, वो इस पॉइंट को लेके हुआ है सेकंड थॉमस सोल। ये जो सोल है छोटा सा, यहां पे जाने को लेके विवाद हुआ है। अब स्पार्टली आइलैंड्स में ये सोल जो है ना, सेकंड थॉमस सोल, इस पे देखो फिलीपींस का कब्जा है पिछले 25 सालों से। यहां पे ना पिछले 25 सालों से एक शिप तैनात है फिलीपींस नेवी का, जिसका नाम है BRP सियरा माड्रे। यह शिप का नाम है, US से लिया हुआ है। पिछले 25 सालों से इसी सेकंड थॉमस सोल पर यह फिलीपींस नेवी का शिप तैनात है। सप्लाईज जो हैं रीइंफोर्स की जाती हैं समय समय पे, मतलब जो भी नेवी के पर्सनल इस शिप पे रह रहे हैं उनको सामान भेजा जाता है मेनलैंड से। अब हुआ ये है, फिलीपींस की जो बोट हैं या फिर छोटा शिप, वो जा रहे थे 25 सालों से सेकंड थॉमस सोल पे जो फिलीपींस का शिप तैनात है ना यहां पे इस एरिया में, उनकी सप्लाईज को रीइंफोर्स करने के लिए, उनको सामान वगैरह देने के लिए। लेकिन बीच में आ गए चाइना के शिप्स, और चाइना के शिप्स ने ना फिलीपींस की बोट्स पर अटैक किया वाटर कैनन से अटैक किया, जिसकी वजह से फिलीपींस की जो बोट्स वगैरह जा रही थी उनका विंडशील्ड, आगे का शीशा टूट गया। जो सेलर फिलीपींस की बोट पे तैनात थे उनको चोट लगी, एक बड़े ऑफिसर थे उनको तो चोटें नहीं आई। तो फिलीपींस ने इसका कड़ा विरोध जताया है कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, मतलब 25 सालों से हम सेकंड थॉमस सोल जो रीफ है वहां पे हमारा शिप तैनात है, वहां पे हम सप्लाईज देने जाते हैं, बट एकदम से अब आपको क्या हुआ कि आप हमारी बोट्स पे अटैक कर रहे हो। चाइना ने यह बोला कि देखो सेकंड थॉमस सोल पर हमारी सोवरेनिटी है और आप हमारे पानी में घुस रहे थे, इस वजह से हमारे कोस्ट गार्ड ने उसका जवाब दिया। मतलब काफी सीरियस इंसिडेंट है। अब आपको भी पता है, देखो ये जो इंसिडेंट्स है ना, कब एस्केलेट हो जाए, कब सीरियस कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो जाए चाइना और फिलीपींस के बीच, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से कई बार कुछ भी हो जाता है, पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ से भी सिचुएशन कई बार निकल जाती है। अब थोड़ा और बैकग्राउंड देखिए। देखो 2012 में ना चाइना ने ना ये जो रीफ है ना स्कारबोरो शोल, इस पे कब्जा कर लिया था चाइना ने 2012 में। उस समय फिलीपींस कुछ नहीं बोला, क्योंकि फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रोड्रिगो डुटेर्टे। उन्होंने सोचा यार चाइना से क्या ही पंगा लेंगे, तो चाइना ने ये स्कारबोरो शोल पर कब्जा कर लिया, जो कि चाइना के मेनलैंड से बहुत दूर है। लेकिन वही बात, चाइना कहता है कि ये 10 डैश लाइन के अंतर्गत आता है। बट अब देखो हालात चेंज हो चुके हैं। अब फिलीपींस के जो राष्ट्रपति है ना, वो डुटेर्टे नहीं है, अब फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट फर्डिनांड मैक्रोस जूनियर। जैसे ही ये राष्ट्रपति बने जून 2022 में, इन्होंने अलग अप्रोच अपनाई। इन्होंने यूएसए के साथ स्ट्रेटेजिक और डिफेंस कोऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, जिससे चाइना नाराज हो गया, क्योंकि चाइना को लगता था इनसे पहले वाले जो राष्ट्रपति थे वो तो हमारे साथ बेहतर रिश्ते चाहते थे,
हमने जब स्कारबोरो शोल पे कब्जा किया तब उन्होंने कुछ नहीं बोला, वही ज्यादा अच्छे थे। आज के समय में देखो, यूएस के पास ना फिलीपींस के 9 मिलिट्री बेसिस की एक्सेस है। फिलीपींस ने यूएस के साथ हाल ही में एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की थी। लॉन्ग टर्म में देखो, जो फिलीपींस के राष्ट्रपति है ना, वो अपने देश की डिफेंस कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि फिलीपींस इस पूरे रीजन में एक स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। और कोई देश पावरफुल होगा, फिलीपींस जब पावरफुल होगा तभी तो रोल प्ले कर सकता है ना। देखो, चाइना को एक चीज समझने की आवश्यकता है। वैसे तो चाइना बोलता है कि फिलीपींस से हम क्या ही उलझेंगे, फिलीपींस तो यूएस के हाथ में सिर्फ एक प्यादा है, प्यादे से बढ़ के और कुछ नहीं है, इसलिए हम फिलीपींस से नहीं उलझेंगे। बात यह है, चाइना को यह समझने की आवश्यकता है, चाइना के इन एग्रेसिव एक्शंस की वजह से ना चाइना अपने सारे पड़ोसी देशों के साथ में रिश्ते खराब कर रहा है। चाइना को अपने पड़ोसी देशों के साथ में एक अच्छे वातावरण में एंगेजमेंट और डायलॉग करना चाहिए, ताकि जो भी डिस्प्यूट्स है ना, चाहे वो स्पार्टले आइलैंड्स को लेके हो, स्कारबोरो शोल को लेके हो, पार्सल आइलैंड्स को लेके हो, या फिर सोवरेनिटी संबंधित दूसरे जो इश्यूज हैं, वो बैठ के कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है। लेकिन एग्रेसिव एक्शंस से तो टेंशंस और ज़्यादा बढ़ती हैं, और अगर युद्ध होता है तो फिर इससे किसी का फायदा नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर अत्यधिक टूरिज्म और अत्यधिक कॉमर्शलाइजेशन से संबंधित हैं। मुझे लग रहा था इस इशू पे आर्टिकल आएगा, अब तो सुप्रीम कोर्ट का खैर एक ऑर्डर आया है, जजमेंट आया है, हम डिस्कस करते हैं। आप देखो, सिलेबस में इन दोनों टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अक्सर हम देखते हैं, देखो इस प्रकार की तस्वीरें आप देखते होंगे, कुछ नेशनल पार्क्स तो ऐसे हैं जहां पे टाइगर को देखने के लिए इतनी भीड़, मतलब 20-20 गाड़ियां वेट कर रही हैं एक साथ। थोड़ा सा बेसिक भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, किसी भी नेशनल पार्क में ना, फॉर एग्जांपल ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, अब बीच में तो होता है देखो कोर एरिया। कोर एरिया में तो टोटली फोकस होता है इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने पर। यहां पे टूरिज्म पूरी तरह से बैन है, यहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज या फिर डेवलपमेंट से संबंधित एक्टिविटीज पूरी तरह से बैन है। ये कोर एरिया तो पूरी तरह से वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने पे फोकस होता है। लेकिन उसके बाद जो ये बफर जोन आता है ना, बफर जोन में लिमिटेड टूरिज्म, लिमिटेड रिसर्च, लिमिटेड रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना जिससे कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, वो सब अलाउड है इस बफर जोन में। लेकिन उत्तराखंड में कुछ इशू इस प्रकार से निकल के आया कि कोर जोन के भी कुछ पेड़ गिरा दिए गए टाइगर सफारी के लिए। देखो, बफर जोन में अगर टाइगर सफारी चलती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि फायदे भी हैं इसके। बफर जोन में अगर टाइगर सफारी होता है तो सबसे बड़ा फायदा यह है, जो लोग सफारी करने के लिए आते हैं, अवेयरनेस पैदा होती है कि इन्वायरमेंट को कंजर्व करना कितना जरूरी है। बफर जोन में लिमिटेड टूरिज्म होता है तो फिर कोर जोन को नहीं छेड़ा जाता, कोर जोन फिर बच जाता है। सारी अटेंशन फिर बफर जोन पे होती है, क्योंकि यहां पे लिमिटेड टूरिज्म है, कोर जोन को वैसे का वैसा छोड़ दिया जाता है। बाकी देखो, फायदे तो और भी हैं, मेंटल पीस मिलती है लोगों को, नेचर से इंसान कनेक्ट होता है। तो इसलिए बफर जोन में या फिर फ्रिंज एरियाज में टाइगर सफारी कोई खराब चीज नहीं है। बट देखो, राइटर ये कहते हैं पिछले कुछ समय में हुआ ये है, इन सब फायदों को छोड़ के एक सबसे बड़ा फायदा जो स्टेट गवर्नमेंट्स को लगने लगा वो ये है, इससे तो भैया लोकल एरियाज में जॉब्स जनरेट होती हैं, टूरिज्म से पैसा मिलेगा। ये पर्पज सबसे ऊपर आ गया टाइगर सफारीज को स्टार्ट करने का, कि रेवेन्यू आएगा, इससे लोकल लोगों को जॉब्स मिलेंगी। अब लालच जब आ जाता है तो फिर तो देखो, लालच में तो अब किया क्या उत्तराखंड की सरकार ने, इवन कोर एरियाज के भी कुछ पेड़ गिरा दिए कि यहां पर भी सफारी कर लेंगे छोटे से एरिया में। अब इस पे आ गया गुस्सा सुप्रीम कोर्ट को कि भैया तुम कर क्या रहे हो। कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर का होना, इसका मतलब इकोसिस्टम यहां पे अच्छा है।
आप क्यों बिगाड़ रहे हो सब कुछ, क्यों सब कुछ बर्बाद करने पे तुले हो। इवन जो डीएफओ हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने बुरी तरह से धमकाया कि आपने क्या सोच के यहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन या फिर गैर कानूनी ढंग से पेड़ों को काटने दिया। ये देखो एक एग्जाम्पल भी है पॉलिटिकल करप्शन एंड इन्वायरमेंटल डैमेज का। इवन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि अक्सर देखा जाता है कि इन्वायरमेंटल टूरिज्म के नाम पे नेशनल पार्क्स या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के जो फ्रिंज एरियाज है ना, ये कोने वाले जो एरियाज हैं, यहां पे रिसोर्ट्स होते हैं, लाउड म्यूजिक बजाया जाता है, रात को पार्टीज होती हैं, इससे डिस्टर्बेंस होती है एनिमल्स को, तो इंसान उनको उनके घर में भी चैन से नहीं सोने देगा। देखो टाइगर सफारीज का मकसद अगर ये रह जाएगा ना रेवेन्यू कमाना, फिर तो देखो और ज्यादा ओवर कॉमर्शलाइजेशन हो जाएगा ये पूरा कंसेप्ट ही। मैन और एनिमल के बीच में कन्फ्लिक्ट बढ़ना लगेगा, क्योंकि जितना टूरिज्म बढ़ेगा कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा, तो कन्फ्लिक्ट होना फिर लाजमी है। वैसे देखो सेंट्रल जू अथॉरिटी और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये दोनों एक्सपर्ट बॉडीज यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से एफिलेटेड हैं, और दोनों को काम दिया गया है कि आपको वाइल्ड एनिमल्स को कंजर्व करना है, उनकी प्रोटेक्शन करनी है। दोनों बॉडीज को इस बात से दिक्कत नहीं है कि आप टाइगर सफारी स्टार्ट कर रहे हो, दिक्कत इस बात से है कि आप गाइडलाइंस जो है टाइगर सफारी के लिए, उन गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हो। इवन आप मध्य प्रदेश का एग्जांपल भी ले सकते हो, यहां पे चीतास को रीइंट्रोड्यूस किया गया ना साउथ अफ्रीका और नामीबिया से लाके, तो मध्य प्रदेश सरकार का भी कहीं ना कहीं ये पर्पज है कि इन चीताज की सहायता से टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा, जॉब्स जनरेट होंगी। ये गलत है। देखो जॉब्स जनरेट होना एक छोटा सा बाय प्रोडक्ट जरूर हो सकता है, लेकिन अगर पर्पज सिर्फ जॉब जनरेट करना है तो फिर तो इसकी लिमिट पता नहीं क्या होगी, कहां जाके ये खत्म होगा। फिर कोर्ट ने ये रेकमेंड किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सफारीज के कंडक्ट के ऊपर गाइडलाइंस जारी करे, कम से कम कमेटी गठित की जा सकती है जो इस पूरे इश्यू पर चर्चा करके डिस्कशन करके गाइडलाइंस रिलीज करे, और जितना जल्दी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है उतना ही बढ़िया है। बैलेंस इस्टेब्लिश करना देखो जरूरी है टूरिज्म और कंजर्वेशन के बीच में। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। अगला हमारा आर्टिकल वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आज इंटरनेशनल वुमेन डे है, और आज के दिन अगर देखो महिलाओं के एम्पावरमेंट की हमें बात करनी है ना, तो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन का जो इशू है ना वो सबसे मेन है वुमेन एम्पावरमेंट में। देखो 2018 की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी ये कहती है इंडिया में 95% जो वर्किंग वुमेन है ना वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। ऐसे एरियाज में काम करती हैं ज़्यादातर महिलाएं जो लेबर इंटेंसिव हैं, जैसे झाड़ू बनाने की फैक्ट्री हो गई, बीड़ी बनाने की फैक्ट्री हो गई, जहां पे वेजेस काफ़ी कम हैं, वर्किंग कंडीशंस खराब हैं, सोशल प्रोटेक्शन नहीं है। सोशल प्रोटेक्शन जैसे इंश्योरेंस की व्यवस्था, हेल्थ बेनिफिट्स, ये सब चीज़ें। और देखो ऐसा नहीं है कि सरकार लेबर फोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने के लिए कुछ करती नहीं है। 2017 में आपको पता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया था, और अब जितने महीनों के लिए, जितने दिनों के लिए पेड लीव मिलती है ना वो है 26 वीक्स, यानी मैटरनिटी बेनिफिट में 26 वीक्स के लिए पेड लीव मिलती है। इंडिया वर्ल्ड में उन टॉप 3 कंट्रीज में शामिल है जहां पे मैटरनिटी लीव की जो ड्यूरेशन है वो सबसे ज्यादा है। वैसे देखो जो ये 2017 में एक्ट आया था ना, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017, इसमें यह भी बोला गया था अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज की संख्या 50 या फिर इससे ज्यादा है तो वहां पे क्रच फैसिलिटी भी मैंडेटरी है, ताकि वो वर्किंग वुमेन जिसके बच्चे हैं वो अपने बच्चों को साथ में ला सके, और ऑर्गेनाइजेशन में जो क्रच होगा वहां पे वर्किंग वुमेन के जो बच्चे हैं वो खेल सकें। बट देखो ये जो 2017 का एक्ट है ना है तो अच्छा, बट ये तो सिर्फ फॉर्मल सेक्टर वालों के लिए है ना, और ज्यादातर महिलाएं तो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं 95%। तो मतलब इस एक्ट का लाभ 95% वर्किंग महिलाओं को तो नहीं मिल पाता। और देखो
महिलाओं के काम ना करने में ना सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है यही चाइल्ड केयर। समाज देखो पैट्रियार्कल है, सोच ये है ना कि पुरुष जाएंगे घर से बाहर काम करने के लिए और महिलाएं रहेंगी घर के अंदर बच्चों का ध्यान रखने के लिए। तो पैट्रियार्कल समाज कहता है अगर महिलाएं भी बाहर निकलेंगी काम करने के लिए तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। तो ये जो प्रॉब्लम का समाधान हो जाए ना तो फिर ये पैट्रियार्कल समाज का जो आर्गुमेंट है ना वो खत्म हो जाता है कि बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। बच्चों का ध्यान रखने के लिए चाइल्ड केयर सर्विसेज का होना जरूरी है। काफी सारी फैसिलिटीज हैं तो सही, जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, नेशनल क्रेच स्कीम है, मैटरनिटी बेनिफिट भी सरकार देती है, बट ना इन सब में सुधार लाने की आवश्यकता है। जैसे देखो सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, आपको पता है आंगनवाड़ी सेंटर्स में थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान मिल जाता है जिससे मैटरनल और चाइल्ड न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स जो है वो एड्रेस हो सकें। बच्चों को थोड़ा सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट मिलता है ताकि फर्दर क्लासेस में जाने से पहले बच्चा यहाँ पे एजुकेशन के लिए प्रिपेयर हो सके। तो ये अच्छी चीज़ है आंगनवाड़ी सेंटर। अब तो सरकार ने इस साल के बजट में बोला है कि हम सक्षम आंगनवाड़ी सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे। सक्षम आंगनवाड़ी सेंटर मतलब ऐसे आंगनवाड़ी सेंटर जहाँ पे वीडियो वगैरह दिखाने के लिए इक्विपमेंट होंगे, ऑडियो के लिए इक्विपमेंट होंगे, समझ गए। लेकिन राइटर कहते हैं ना इसमें लिमिटेशन है आंगनवाड़ी सेंटर्स में। एक तो देखो 0 से 3 साल के बच्चे जो है ना उनको कैटर नहीं करते ये आंगनवाड़ी सेंटर्स। दूसरा, ये जो आंगनवाड़ी सेंटर है ना ये कुछ ही घंटों के लिए होते हैं। अब कोई वर्किंग वुमन है, वो क्या काम करते करते मान लीजिए 12 बज गए, 12 बजे आंगनवाड़ी की तो छुट्टी हो गई, क्या वो वर्किंग वुमन 12 बजे अपने बच्चों को आंगनवाड़ी से लेने आएगी? चलो लेने भी आ गई, बाद में छोड़ेगी कहां पे? तो आंगनवाड़ी सेंटर्स का जो वर्किंग ड्यूरेशन है ना वो थोड़ा इंक्रीज किया जा सकता है ताकि जो वर्किंग वुमन है वो अपने बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटर में छोड़ के चली जाएं और जब जॉब से वापस आए तो वहां से ले लें। वैसे भी हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो तो बोलती भी है कि 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो आंगनवाड़ी सेंटर्स का जो वर्किंग आवर्स हैं वो इंक्रीज किए जा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आंगनवाड़ी का इंप्रूव किया जा सकता है, थोड़ा स्टाफ इंक्रीज किया जा सकता है, ये चीजें कीजिए। उसके बाद नेशनल क्रेच स्कीम। नेशनल क्रेच स्कीम में देखो क्रेच इस्टेब्लिश किए जाते हैं वर्किंग वुमन को सपोर्ट करने के लिए, बट दिक्कत यह है सरकार ज्यादा फंड खर्च करती नहीं इस स्कीम पर। तो क्रेच की संख्या काफी कम है जहां पे वर्किंग वुमन अपने बच्चों को छोड़ के जा सकें। और थोड़ा सिस्टमेटिकली ये पब्लिक क्रेचेस इस्टेब्लिश करने चाहिए। जैसे देखो मान लीजिए ये कोई एरिया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, मान लीजिए यहां पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जहां पे महिलाएं काम करती हैं, तो इस पूरे क्लस्टर में आप जितनी रिक्वायरमेंट है 2-3 क्रेच इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो थोड़ा सिस्टमेटिकली प्लानिंग के साथ आप जगह जगह ऐसे क्रेच इस्टेब्लिश करो और अवेयरनेस भी फैलाओ ताकि महिलाओं को ऑप्शन मिले कि हाँ हम अपने बच्चों को इन क्रैच में छोड़ के जा सकते हैं। जितना ज्यादा देखो क्लस्टर्स के नजदीक ये क्रैच होंगे ना तो वर्किंग वुमन जो है बीच बीच में आके अपने बच्चों को संभाल भी सकती हैं, टाइमली उन्हें दूध भी पिला सकती हैं। तो ऐसा जो मॉडल है ना सक्सेसफुली टेस्ट भी किया गया है सेवा के द्वारा, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन के द्वारा, कहां पे कई सारी सिटीज में। और उस सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन का नाम है संगिनी। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स के नजदीक भी इस प्रकार के क्रैच इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, किए भी जा रहे हैं। कहां पे? अहमदाबाद में आजीविका ब्यूरो के द्वारा और दिल्ली में मोबाइल क्रैचेस। कंस्ट्रक्शन सेस से जो पैसा इकट्ठा होता है ना उसका इस्तेमाल किया जा सकता है इस प्रकार के क्रैचेस को इस्टेब्लिश करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। सबसे लास्ट में बात आती है मैटरनिटी बेनिफिट की। कितने रुपए मिलते हैं? 5,000 रुपए मिलते हैं। जो गरीब महिलाएं होती है ना बेनिफिशरीज, पहले बच्चे के जन्म पे उनको 5,000 रुपए मिलते हैं। पहले ज्यादा मिला करते थे। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 6,000 का प्रावधान था और 2 बच्चों के जन्म पर यह लाभ मिलता था। बट अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, पुरानी स्कीम में से प्रोविजन हटा दिया, नई स्कीम चला दी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसमें अमाउंट को कम कर दिया 1,000 और सिर्फ एक बच्चे के, पहले बच्चे के जन्म तक ये लाभ मिलता है, 5,000 रुपए मिलते हैं, ना कि दो बच्चों के जन्म तक।
लेकिन राइटर कहते हैं ये देखो काफी कम है। मतलब अगर आप चाहते हो कि कोई महिला बच्चे को जन्म देने के बाद कुछ दिनों तक आराम करे, पैसों की चिंता ना करे, तो ये 5,000 का जो अमाउंट है ना बहुत कम है। कुछ तो आप दीजिए, महंगाई इतनी ज्यादा है, मिनिमम वेज भी नहीं होंगे ये तो। इस मामले में देखो कई सारे राज्यों की जो स्कीम्स है ना वो अच्छी हैं। जैसे तमिलनाडु की स्कीम है डॉक्टर मुथुलक्ष्मी मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, राजस्थान की इंदिरा गांधी मैटरनिटी न्यूट्रिशन स्कीम। ये अलग अलग राज्यों की कुछ स्कीम्स जो है ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से अच्छी हैं। जैसे तमिलनाडु 18,000 रुपये कैश में देता है और 2 बच्चों के जन्म पर देता है, ना सिर्फ पहले बच्चे के जन्म पर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को थोड़ा एक्सपेंड करना चाहिए। थोड़ा आप डिसेंट अमाउंट दो अगर आप चाहते हो कि बच्चे के जन्म के बाद महिला पहले 6 महीने तक काम पर ना लौटे। और डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट है ना उसे भी थोड़ा लिबरल बना लो। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को वर्क फोर्स में इंक्लूड किया जा सकता है। डायमेंशन देखो इसकी बहुत सारी हैं, जैसे सेफ्टी भी एक बड़ा इशू है। वैसे आप बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर हमें महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन इंश्योर करना है तो सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। मान लीजिए यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया जीएस पेपर 1 में, या फिर इंटरव्यू में बोर्ड ने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 2 क्वेश्चंस आपको आज अटेम्प्ट करने हैं। पहला वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित, फिर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की एथिकल इम्प्लीकेशंस क्या है वो आपको बताना है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर, नीचे वाला क्वेश्चन तो एथिक्स से संबंधित है। यूपीएससी ने 2016 में इस टाइप का, 16 या 14 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया था कि डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच में कैसे बैलेंस इस्टेब्लिश किया जाए, एथिक्स में पूछा था। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको pwonlyis.com पे जाके देने हैं। कल हम जल्दी मिलेंगे, मतलब आज तो लेट हो गया, सॉरी उसके लिए, बट मिलते हैं कल फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।